ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21st क्वेश्चन है 21, विच इज करेक्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच इज करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये रहा, विच इज करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका हिंदी में यहाँ आप पढ़ सकते हैं ये वाला, और यहाँ पे दिया हुआ है विच इज करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो पहला है इसका ऑप्शन से चलते हैं हम। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस, ठीक है। द इंटरनेशनल पहला ऑप्शन है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस, जो कि करेक्ट है। तो पहला होगा करेक्ट, ठीक है। पहला किसमें किसमें देख लेते हैं, सभी में पहला है। नेक्स्ट है टेन्योर ऑफ, जो जजेस का टेन्योर होता है वो 9 ईयर्स का होता है, दूसरा ऑप्शन है, तो ये भी सही है, 9 ईयर्स होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 है, 2 नहीं है, 2 किसमें किसमें है, और 3, इन तीनों में से अब हमें देखना है। नेक्स्ट है जजेस आर इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली, जजेस जो है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट हो जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा। तो थर्ड किसमें किसमें है, थर्ड इसमें है, ये नहीं होगा। अब हमें इन दोनों में से देखना है। फोर्थ, मैंडेट ऑफ द सीजेआई इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग advisory opinion, okay, advisory opinion on legal questions, reference to it by authority UN organization, specialized agency, ये होगा। mandate of the ICJ includes providing advisory opinion on legal questions referred to it by authorized UN or organs and specialized, ये होगा, ये करेक्ट है। द कोर्ट, फोर किस में है, फोर इसमें भी है, इसमें भी है। फिफ्थ देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन, द कोर्ट कैन ओनली हियर केसेस बिटवीन स्टेट्स एंड डज नॉट हैव jurisdiction over individual on private companies, okay। द कोर्ट कैन ओनली हियर केसेस बिटवीन स्टेट्स, ओके, हाँ, ये भी सही है कि कोर्ट सिर्फ दो कंट्रीज के बीच का, स्टेट्स का मतलब दो कंट्रीज के बीच का जो भी मुद्दा है उसको सुन सकता है, ठीक है। कोई भी वो प्राइवेट चीज़ों के ऊपर, प्राइवेट कंपनीज या किसी भी ऐसे इंडिविजुअल के ऊपर कोई उसका अधिकार नहीं होता है। तो फिफ्थ भी सही है। तो हम कह सकते हैं 1 2 4 5, ये 5 ऑप्शंस हैं जो सही हैं, इसमें से 3 गलत है, 3 नहीं होगा, ठीक है। तो एक से ही आपको यहाँ मिल जाता है अगर एक आपको मिल गया तो ये हमें नॉलेज देके जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमें नॉलेज देके जा रहा है, सीजीआई के बारे में कितने पॉइंट्स हैं जो ये हमें बता के जा रहा है, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आ गया 25th क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, इसमें भी इसका सही ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी होगा 21 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ये हम आ गए अपने 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन कह रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है, आईसीसी की बात हो रही है, ठीक है। आईसीसी में हम पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आईसीसी इन्वॉल्व्स आईसीसी इन्वॉल्व्स फ्रॉम द एड होक ट्रिब्यूनल सेटअप टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। इसमें सारा ही करेक्ट है, ये 1 2 3 4 5 ऑल सारा ही करेक्ट है। आप इसको देख सकते हैं, इसके एग्जाम आप जो है ये आपको बहुत सारी नॉलेज देके जाते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। आईसीसी इन्वॉल्व्स फ्रॉम द एड होक ट्रिब्यूनल सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द वॉर क्राइम इन यूगोस्लाविया एंड रवांडा, ठीक है, ठीक है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूगोस्लाविया और रवांडा में जो वॉर क्राइम हुआ था उसको, उसके मद्देनजर ये जो है इसकी पैदाइश हुई है, ठीक है, ये आया है। नेक्स्ट, इट वाज सेट अप इन 2002 बाय रोम स्टैट्यूट, ठीक है, रोम स्टैट्यूट विच वर अडॉप्टेड इन 1998 रोम स्टैट्यूट से ये अडॉप्ट हुआ है। नेक्स्ट, इंडिया इज नॉट पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट एंड हैज नॉट ज्वाइंट आईसीसी, ठीक है, थर्ड वाला भी सही है, इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया है। सेकेंड वाला भी सही है। फोर्थ, आईसीसी हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट अगेंस्ट एग्रेशन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड एंड वॉर क्राइम, फोर्थ वाला भी सही है। फिफ्थ, द आईसीसी कैन ओनली एक्सरसाइज jurisdiction over crimes committed when national court are unable to unveiling the investigation, ठीक है, ये भी सही है। ये पांच चीजें हैं जो आईसीसी को लेके आपको बहुत सारी नॉलेज देके जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
ए हो जाएगा, सभी करेक्ट है इसमें, सारे पॉइंट्स आप हिंदी में ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिए हुए हिंदी में पॉइंट्स, ठीक है। इसमें हो जाएगा सारे पॉइंट्स इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा 23rd क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरीली ऑफ द रोम स्टैट्यूट विल सेट अप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्टेट्स दैट, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द रोम स्टैट्यूट सेटअप, तो इसका हो जाएगा जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसका हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसको, इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी आप पढ़ सकते हैं, क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है कि स्टेट्स हैव द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट टू प्रोसिक्यूट इंटरनेशनल क्राइम। ओके, स्टेट का पहला अपना अधिकार है, ठीक है, कि ये जो है कर सकता है, तो इसका ऑप्शन 23 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हिंदी में इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24th है। 24th क्या कह रहा है, 24th कह रहा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, कौन सा इसमें से, 24th कह रहा है कौन सा इसमें से करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रीटीज इन इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ में जो ट्रीटी हुए थे उसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से सारे ही सही हैं। पहला है ट्रीटीज आर बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट, बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। कस्टोमरी इंटरनेशनल लॉ अराइज फ्रॉम जनरल एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है, ये भी सही है। ट्रीटीज कैन क्रिएट न्यू इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स, ठीक है। रिजर्वेशन टू ट्रीटीज कैन लिमिट अ स्टेट ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऑल फोर इसमें कह सकते हैं हम सही है, यहाँ पे इसको फुल टिक मार्क लगा देते हैं, 24th का फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, 25th आता है, देखते हैं 25th क्या कहता है। 25th कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ द प्रिंसिपल ऑफ पैक्ट्स पैक्टा सुट सर्वेंडा रिफर्स टू, थोड़ा सा ये टंग ट्विस्टर वाला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये देखते हैं क्या है पहला ऑप्शन, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ में जो ये प्रिंसिपल है उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ करनी ही करनी है, ऑब्लिगेशन का मतलब अंडर द लॉ, अंडर द लॉ कोई चीज़ आपको करनी ही करनी है, ठीक है, टू comply with treaties they have reflected, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका 25th का ए ऑप्शन सही है। 26 है, कौन सी संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन सी यूएन की नहीं है, तो ये यूएन यूसीओ एसओसी ये नहीं है, ठीक है, आप इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सब है, आप देख सकते हैं कौन कौन सी, आईएमएफ है, आईटीयू है, इंटरनेशनल टेलीकॉम करके है, यूनेस्को है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, ये है, बस ये नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूएन की। नेक्स्ट आता है हमारे पास 27th ऑप्शन नंबर, 27th क्वेश्चन आता है। 27 क्वेश्चन में कह रहा है यूनाइटेड नेशंस को लेके पीस कीपिंग मिशंस को लेके है ये, तो इसमें देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956 ड्यूरिंग द स्विस क्राइसिस, बिल्कुल सही है ये। तो वन किसमें है, वन इसमें है, वन इसमें है, वन इसमें है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। The UN peacekeeping mission draw it mandate from chapter 7 of the United Nations Charter, नहीं ये गलत है, ये चैप्टर 6 होगा। Currently 14 UN peacekeeping mission are underway all the world, नहीं ये भी गलत है।
यूएन पीस कीपिंग फोर्स आर कॉल्ड ग्रीन हेलमेट, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। फिफ्थ वाला देखते हैं, द यूएन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स दैट रिसीव द नोबेल पीस प्राइज इन 1988, एकदम सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला और पांचवा इसका सही है स्टेटमेंट यूएन को लेके। आप इसमें और देख सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, ये है 28th क्वेश्चन है। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28th क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, यहाँ पे हमें पढ़ना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इसमें कौन सा करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कौन कौन सा इनकरेक्ट है देखते हैं। पहले तो कौन सा इनकरेक्ट है हम पढ़ते हैं, उससे पता चलेगा। यूएन इज largest international economic organization with 193 states representing over 98% of global trade and GDP, बिल्कुल गलत है ये, और तो बिल्कुल मतलब ये लाइन WTO को लेके गलत है और इस क्वेश्चन को लेके सही है, क्योंकि हमें इसमें नॉट इनकरेक्ट खोजना है, तो ये इनकरेक्ट है WTO को लेके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, WTO इज द न्यू अवतार ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच वाज सेट अप थ्रू द, नहीं ये GETT का न्यू अवतार था, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्वेश्चन के हिसाब से सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, WTO prohibits discrimination between trading partners with exceptions from certain goals like environment protection and national security, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसमें से हमें खोजना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट है थर्ड। थर्ड किस में है? थर्ड इसमें है, ये नहीं सॉरी इनकरेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, तो थर्ड नहीं होगा ऑप्शंस में, तो इस ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इन दोनों को चेक करते हैं। WTO हैज इट्स हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन DC, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। WTO ऑफिशियली commenced ऑपरेशन ऑन 1 Jan 1996, बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ये चार स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ, ये चार स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से। वैसे सिर्फ इसमें WTO को लेके थर्ड वाला जो ये लाइन है यही करेक्ट है, बाकी कोई भी लाइन करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। यहाँ आप पढ़ सकते हैं WTO के बारे में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन से पहले हम ये जरा देख लेते हैं। WTO इज लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक, 164 मेंबर्स के साथ है, 98 ग्लोबल 168 मेंबर्स हैं, और ऑफिशियली इसने अपना जो कार्यभार है वो 1 जनवरी 1995 को किया था, और मराकाज एग्रीमेंट के थ्रू 1994 में इसको आगे बढ़ाया गया था, और इसने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट को रिप्रेजेंट हटाया था और उसकी जगह पे आया था। गेट 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। WTO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन was very likely to World Trade Organization, it is planned to set up under the Britain would, हाँ ये ऑप्शन भी उसमें था, ये मतलब लाइन गलत थी, ये सब यहाँ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। WTO के बारे में छोटा सा यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 39 क्वेश्चन की तरफ। 39 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। भुट्रो घानी, ये सबसे बढ़िया है, ये आएगा, इसका मैच हो जाएगा 1 से, ठीक है। कोफी अन्नान 1997 से 2006, बैन की मून दिस सी, एंड अंटोनियो गुटरस इनकम्बेंट, ठीक है, ये वाला इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे 29 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है डेट को लेके, आप ये देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द 30 क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल विथ देयर बुक्स, ठीक है। ये सबसे मज़ेदार है, लाइक कोफी अन्नान का, जैसे मुझे मालूम है कोफी अन्नान का इंटरवेंशन होगा लाइफ इन वॉर इन पीस, और मुझे पता है कि कोल्ड इनका बी वाले का सी होगा, द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो फिफ्थ का ए सिर्फ इसी में है, तो एक ही से हमें मिल जाता है ऑप्शन अपना, और बाकी आप चेक कर लीजिएगा। 1 का ई हो जाएगा, व्यू ऑफ
व्यू फ्रॉम द यूएन, ठीक है। जर्विस सी का थर्ड का बी से हो जाएगा, पिलग्रिम्स फॉर पीस, बुट्रो बुट्रो कहानी का डी हो जाएगा, अनक्वेस्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको यहाँ आप देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे करेक्ट ये बुक और नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं बुक्स और नाम, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुल्टन्स थ्योरी ऑफ ऑन कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। इसमें पहला है द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय गुल्टन इन हिज 1969 पेपर वायलेंस पीस एंड पीस रिसर्च, ये इसका पूछा भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड हमारा आता है, जो सेकंड है वो आता है हमारा कि सेकंड जो इसका ऑप्शन है वो है गुल्टन सीक टू कैरेक्टराइज द थ्री एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ वायलेंस दैट कंस्टिट्यूट अ ट्रायंगल इन द फील्ड ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टेट, ठीक है, ये भी सही है। स्ट्रक्चरल, कल्चरल एंड डायरेक्ट वायलेंस आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल, ये भी सही है, ठीक है। द स्ट्रक्चर पूछ सकता है कि कौन से थ्री कंपोनेंट्स हैं गुल्टन के, तो ये भी याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल, कल्चरल एंड डायरेक्ट, ओके। नेक्स्ट है द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पीस मस्ट बी डिफाइंड बाय widely expected social goal and that any state of peace is characterized by the absence of violence, ठीक है। तो ये है द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पीस मस्ट बी डिफाइंड बाय वाइडली एक्सपेक्टेड सोशल गोल्स एंड दैट एनी स्टेट पीस कैरेक्टराइज एब्सेंस ऑफ वायलेंस, ठीक है। ऑल फोर इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, हम वो भी देख लेते हैं कि क्या दी हुई है। जोहान विंगटेन गुल्टन जो थे वो वाज अ नॉर्वेजियन सोशलिस्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी के फाउंडर थे, ठीक है। इन्होंने पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो का फाइंड किया, ठीक है, और भी चीजें इन्होंने की, तो यहाँ पे लिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following claims about Galton's conflict triangle theory is structural, cultural and direct violence in correct is correct, ठीक है। किसने क्लेम किया है, मतलब क्या चीज किसने नहीं, मतलब कि गुल्टन्स की जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल थ्योरी है उसमें जो तीन चीजें हैं स्ट्रक्चर, कल्चरल, डायरेक्ट, उसके हिसाब से क्या चीजें करेक्ट है इसमें। तो पहला है स्ट्रक्चरल वायलेंस इज द इनडायरेक्ट फॉर्म organize from social, economical and political structure, ठीक है। cultural violence refers to idea, consciousness, language, art or science used to legitimize or enable direct or structural violence, ये भी ठीक है। थर्ड है direct violence characterized by a visible actor committing violence, it can be physically or verbally victim, ठीक है, ये भी सही है। Direct violence is kind of prevailing social norms which make violence seem natural or acceptable, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल वायलेंस रिजल्ट्स इन इनजस्टिस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक बेनिफिट, ये नहीं सही है, फोर्थ वाला नहीं सही है। डायरेक्ट वायलेंस इज अ काइंड ऑफ प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म व्हिच मेक्स वायलेंस सीम नेचुरल एंड ये नहीं सही है। ये देखते हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस रिजल्ट्स इन इनजस्टिस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, ये फिफ्थ वाला सही है, ये सही है। ओके सो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है मुझे, तो इसके विषय में आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। कल्चरल वायलेंस इज prevailing social norms which make violence natural, ठीक है, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 है, ये एजर्शन और रीजन पे है. लेटर बी पर्सन हैज कंस्ट्रक्टेड दैट बैलेंस ऑफ पावर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय बैलेंस ऑफ टेरर. ठीक है. रीजन, बोथ द बैलेंस ऑफ पावर एंड द बैलेंस ऑफ टेरर एक्ट एज डिटरेंस अगेंस्ट वॉर एंड एग्रेशन. ठीक है, दिस इज द पॉइंट. सो इसमें देखते हैं, बोथ ए एंड बी इसमें करेक्ट है. ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी. तो जनरली यही सही होता है एजर्शन और रीजन में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. इसमें ए ऑप्शन नंबर 33 में ए वाला करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन है. और 34th क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे कुछ दिया हुआ है. बैलेंस ऑफ टेरर रिफर्स टू सिचुएशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वेयर म्यूचुअली एज डिस्ट्रक्शन mutually assured destruction prevent in full scale nuclear war between United States and Soviet Union. Balance of terror है ये. ठीक है, बैलेंस ऑफ टेरर सोवियत यूनियन और यूनाइटेड नेशंस के बीच में था. नेक्स्ट हमारा आता है 34th क्वेश्चन. 34th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. ए है, अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रिफर्स टू बायोलॉजिकल केमिकल न्यूक्लियर. ठीक है, ये पहला वाला तो सही है. ठीक है, assertion करेक्ट है. Reason, the term weapon of mass destruction has undergone evaluation and controversy after carrying more political. नहीं, बिल्कुल गलत है ये. रीजन तो गलत है, तो इसका आंसर बी होगा. बी वाला आंसर होगा इसमें. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 35th क्वेश्चन पे अपने. 35th हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है. 35th कह रहा है कि द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC एंड चूज द करेक्ट वन. इसको लेके हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो है पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है, सेकंड सही नहीं है. तो अब देखते हैं क्या क्या है सही में. ये एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में. ठीक है, और बाय वर्ल्ड मेटेरियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा. द IPCC डज नॉट हैव इट्स ओन सेक्रेटेरिएट और कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च. ठीक है ना. थर्ड वाला क्या है, शायद ये इसमें सेकंड वाला सही नहीं है. सेकंड वाला ये सही नहीं है, अपना खुद का रिसर्च वगैरह नहीं करता है. थर्ड वाला सही है. प्राइमरी फंक्शन इसका है IPCC का कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज पे प्रस्तुत करना. ठीक है, फिर क्या है, IPCC एग्जामिन ऑल रेलेवेंट साइंटिफिक चेंज इंक्लूडिंग नेचुरल एंड सोशल इम्पैक्ट एंड रिस्क एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, नोबेल पीस प्राइज 2007 में इसको दिया गया था IPCC को. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो 1345 होगा, यानी कि इसमें इसका जो हेडक्वार्टर IPCC का वो जेनेवा में है, सेक्रेटेरिएट. नेक्स्ट हमारा आता है, एक मिनट, नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन. 36 इसमें हम इसमें देख लेते हैं. ये रहा 36 क्वेश्चन. इसमें मैच द फॉलोइंग है. मैच द फॉलोइंग में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये एनालिसिस करता है. ये डी का होगा, एनालिसिस ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये बी का होगा. फिस्कल मॉनेटरी रिपोर्ट सी का ये होगा, एनालिसिस पब्लिक फाइनेंस. एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट ए का होगा, इवेल्युएशन. ये इस तरह से ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा. बाकी आप चेक कर लीजिएगा. और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे क्या क्या करेक्ट है, ये आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, जो दिया हुआ है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ मैचिंग टाइप का ही है. इसमें कौन सा सही था, 36 वाले में जो ऑप्शन करेक्ट था वो ए ऑप्शन करेक्ट था 36 वाले में, है ना. 36 वाले में ए ऑप्शन करेक्ट था. 37 पे हम आते हैं. 36 वाले में ए ऑप्शन करेक्ट था. 37 पे आते हैं. 37 क्या है,
ग्लोबोफोर्स, ग्लोबोफिल, ट्रांसफॉर्मेटलिज्म, बैलेंस व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो इसके विषय में कुछ खास आइडिया तो नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं। ग्लोबोफिल्स इससे रिलेटेड है, और 2 का डी थॉमस फ्रेडरिक्स के रिलेटेड है, 3 का ट्रांसफॉर्मलाइजेशन ए से रिलेटेड है। कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ये और ऑप्शन ये सेम है। 4 का ए बैलेंस व्यू ऑन द ग्लोबलाइजेशन। 3 का ट्रांस ओके 3 इससे रिलेटेड है, डेविड हेल से ट्रांसफॉर्मेशन, वी ऑन द ग्लोबलाइजेशन ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 हमारा। तो उसका जो ऑप्शन ऊपर वाले का जो सही होगा वो सी होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 38th वाले पे। 38th वाला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट पढ़ना ही नहीं, हमें करेक्ट पढ़ लेना है। ग्लोबलाइजेशन हैज लीड टू डिक्लाइन ऑफ स्टेट सॉवरेंटी विच सुपरनेशनल गेनिंग ग्रेटर अथॉरिटी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज फैसिलिटेटेड, ए सी डी आप करेक्ट पढ़िएगा ताकि करेक्ट नॉलेज आपके पास आपको मिलेगी। ठीक है, एमरजेंस ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविस्ट चैलेंजिंग द ग्लोबलाइजेशन हैज स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी इन इतना। ठीक है, ठीक है, बी वाला तो ऑटोमेटिक गलत दिख रहा है, लग ही रहा है वो ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 39 क्या कह रहा है। How has globalization affected the concept of national identity and cultural politics? ठीक है, कैसे अफेक्ट किया है, तो ग्लोबलाइजेशन हैज इरोडेड ट्रेडिशनल नोशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कंट्रीब्यूटेड। अब जैसे मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन है, हम लोग जींस पहनने लग गए, पहले धोती पहनते थे, तो हमारा जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है। हम जो जाने जाते थे धोती और जिस चीज के लिए, वो सारी चीजें बदल गई। अमेरिका में लोग साड़ी पहनने लग गए, है ना। तो दिस इज व्हाट चेंज करना है इस क्वेश्चन का मतलब हुआ, तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। बी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है व्हाट इज नॉट विच इज नॉट करेक्ट, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन सा करेक्टली मैच है। सुजान स्ट्रेट की ये किताब है, ये तो करेक्टली मैच है, मुझे दिख रहा है। ग्लोबल एंटी ग्लोबल हेल्थ, ठीक है। जगदीश भगवती की ये नहीं है, ये नहीं है। ग्लोबलाइजेशन एंड डिसकंटिन्यू, ये नहीं है। वन वन वर्ल्ड नाउ, ये पीटर सीगर की। जगदीश भगवती की ये नहीं है। जो ये किताब है आपकी ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिस कंटेंट, ये जो मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, ये है ये आपका है ये किताब, ये किताब जोसेफ स्टेलाइज्ड की है, कुछ ऐसे है। जोसेफ एस करके है उसका, आप चेक कर लीजिएगा। जगदीश भगवती की नहीं है, जोसेफ एस करके है उसका, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो